Hello everybody, welcome to Wikipedia classes. So in this video I will discuss prelims 2021 UPSC पेपर जिसमें हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे. सो ऑलरेडी 2017 से लेके 2020 तक की वीडियोस चैनल पे हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो वायलेट करती है किसको? राइट टू इक्वालिटी को, डीपीएसपी को, राइट टू फ्रीडम को, या कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर को? सो ध्यान रखिए, द राइट आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को वो वायलेट करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया. सो इस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है इंडिया में? तो आप सबको पता कि किसी टाइम पे आर्टिकल 31 के अंडर राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, बट बाद में उसको रिमूव कर दिया गया था. इस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है जो कि अवेलेबल है सिटीजन्स को सिर्फ. सो लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the exact constitutional status of India on 26th January 1950? मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था उस दिन इंडिया का बेसिक स्टेटस क्या था? तो आपको पता है कि अभी अगर हम प्रियम्बल को पढ़ें तो वहाँ क्या आएगा? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. मगर सोशलिस्ट वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया. इसका मतलब सोशलिस्ट वर्ड उस टाइम नहीं था. तो सोवरन और सेकुलर वर्ड भी जो है वो भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया. तो सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये तीन वर्ड उस टाइम पे प्रियम्बल में थे. तो इंडिया वाज अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एट द टाइम ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो आप देखोगे कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल कई बार रिपीट भी होते हैं. तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है. एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है. तो लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है वो क्या है? दैट जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल. सेकेंड है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है. तो देखिए, इसमें से सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि जुडिशियल कस्टडी के केस में एक आदमी को जेल में रखा जाता है और पुलिस कस्टडी के केस में उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है. सो ये स्टेटमेंट गलत है. सेकंड स्टेटमेंट सही है कि जुडिशियल कस्टडी में अगर कोई आदमी है तो एक पुलिस ऑफिसर जो है वो तब तक उसको इंटेरोगेट नहीं कर सकता जब तक कोर्ट का अप्रूवल नहीं मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. देखिए, पैरोल जो है उसको डिनाई किया जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स. ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने पैरोल देने के रूल्स जो हैं वो होते हैं. तो इस ध्यान रखिएगा. देन at the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribe and other forest dwellers act 2006. सो नेशनल लेवल पे किस मिनिस्ट्री का काम है कि वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करे? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसका काम है ये. नेक्स्ट, a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violates which of the following articles of the Indian Constitution. तो पूछा गया है, बोला गया है बेसिकली कि अगर एक लॉ जो है वो एग्जीक्यूटिव को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को एक अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा कि वो किसी भी तरह का मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ कि वो किसी भी तरह का लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
तो बताओ कि ये कौन से आर्टिकल की वायलेशन है। So remember the right answer is Article 14. So equality before law and equal protection of law, ये दोनों आर्टिकल 14 में दिए हुए हैं, तो इसलिए आप अनगाइडेड वे में, अनकंट्रोल्ड वे में किसी लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज इन फेडरल कैरेक्टर। तो इनमें से कौन सा फीचर जो है ये बताता है कि इंडिया हैज़ अ फेडरल कैरेक्टर और इंडियन पॉलिटी हैज़ अ फेडरल कैरेक्टर। द ऑप्शंस आर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफ गार्डेड, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, the union cabinet have elected representatives from regional parties, and D is the fundamental rights are enforced by the court of law। Remember कि इनमें से जो असेंशियल फीचर है इंडियन फेडरलिज्म का वो ये है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सेफ गार्ड किया गया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। तो इनमें से स्टेट की डेफिनेशन क्या, और ध्यान रखिएगा ये पॉलिटी, प्योर पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछी है स्टेट की डेफिनेशन। तो मैं आपको बता दूं स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट के बेसिकली 4 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है पॉपुलेशन, एक होती है टेरिटरी और एक होती है सोवरेनिटी। ठीक है, सो अब इनमें से हम देखेंगे अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो देखो चारों के चारों फीचर्स इसमें आ गए कि एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स मतलब एक सर्टेन पॉपुलेशन है जिसने एक डेफिनेट टेरिटरी ऑक्यूपाई किया है, इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल कंट्रोल से। इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल कंट्रोल से इसका मतलब क्या है, सोवरन है और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट वहाँ एग्जिस्ट करती है। तो द राइट आंसर इज ए, सो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of the President. A High Court in India has the power to review its own judgments as the Supreme Court does. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है वापस चीफ जस्टिस के द्वारा विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और एक हाई कोर्ट जो है उसके पास भी सेम पावर है अपने जजमेंट्स को रिव्यू करने की जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। यस, एक ही सिटीजनशिप है और आप एक ही जगह के रहने वाले हो सकते हो। देन अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट। तो एक सिटीजन जो बाय बर्थ ही इंडिया का सिटीजन है वही प्रेसिडेंट बन सकता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो बन सकता है। तो इसका मतलब बी और ये जो ऑप्शंस है ये एलिमिनेट हो जाते हैं, बी और डी। अब बची थर्ड स्टेटमेंट, अ फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि एक फॉरनर को अगर इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है तो उसको कभी भी आप उससे वो सिटीजनशिप वापस नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। तो द राइट आंसर इज ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। तो एक लिबरल डेमोक्रेसी में कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिबर्टी को, बेसिकली क्या करते हैं, सेफगार्ड करते हैं। सो अ कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए लिबर्टी का क्या मतलब है, फ्रीडम। तो आपकी फ्रीडम को अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखें तो हमको फ्रीडम दी है फंडामेंटल राइट्स के अंडर। अब फंडामेंटल राइट्स अगर हमें नहीं मिलते तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं जुडिशरी के पास। तो एक कंट्री में एक कमिटेड जुडिशरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लिबर्टी वहाँ पे इंश्योर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha from 3 constituencies। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई ऐसा लॉ नहीं है आप एक टाइम पे 4 सीटों से 5 सीटों से जितनी भी सीटों से आप चुनाव लड़ सकते हो। इन 1991 के लोकसभा इलेक्शन में देवीलाल जो थे उन्होंने 3 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज से कंटेस्ट किया था। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये पहली स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कहीं नहीं दी हुई। देन
As per the existing rule, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him her in the event of him or winning in all the constituencies. देखिए क्या बोला है स्टेटमेंट में कि अगर फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, वो 3 कंस्टिट्यूएंसी से लड़ा है, 1 2 3, और अगर वो तीनों में जीत जाता है, अब ऑब्वियसली सीट तो वो एक ही लेगा, फॉर एग्जांपल वो एक जगह सीट लेता है तो बाकी 2 वेकेंट हो जाएंगी। तो इन वैकेंसी के केस में जब दोबारा बाई इलेक्शंस होंगे तो उस केस में जो पार्टी है, जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, वो इलेक्शन का पूरा एक्सपेंस बियर करेगी। ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इलेक्शन का एक्सपेंस जो है वो पार्टी बेयर नहीं करती, शुड बेयर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शंस, ऐसा नहीं होता। वो इलेक्शन का एक्सपेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बियर करती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए द राइट आंसर इज ए। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो थे 2021 से रिलेटेड प्रीलिम्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिसेंट वाला 2022 वाला प्रीलिम्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।